बहुत दिनों बाद वापस, हाँ, होपफुली अच्छी ऑडियो के साथ और नए बैकग्राउंड के साथ। बट टू यू न्यू व्यूअर्स जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ से, तो लेट्स गेट राइट इन। तुम्हें टाइटल और थंबनेल लिख के आए हो, सो दैट्स राइट। उसी चीज़ के बारे में बात होगी। मुझे पता है व्हाट इफ आया है, मल्टीवर्स आया है, कुछ आया है, पर इस चीज़ के बारे में मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था। अभी टाइम मिला है तो वाई नॉट डू इट। इसलिए नमस्ते, क्या हालचाल। दिस इज सनल एंड यू आर वॉचिंग द सनल शो। मुझे पता है मुझे व्हाट इफ पे वीडियो बनाना चाहिए, बट मैं नहीं बना रहा क्योंकि मैंने व्हाट इफ देखा नहीं। तुम बोल रहे हो मैं इतना बक क्यों कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये रैंकिंग सिस्टम जो मैं बना रहा हूँ वो मेरी पर्सनल लिस्ट नहीं है, ओके, ये ध्यान रख लेना। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि मुझे कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी फेज़ 1 में और कौन सी सबसे अच्छी नहीं लगी। इसलिए ये मत सोचना कि मुझे जो अच्छी लगी वो ऊपर है, जो नहीं लगी वो नीचे है। मैंने 4 कैटेगरीज में सारी फेज़ 1 की मूवीज़ और आने वाली सारी मूवीज़ को मैं इसी बेसिस पर रैंक करूँगा, जो कि इंस्पायर्ड है न्यू रॉक स्टार्स, इधर ही आएगा ना, इधर ही आएगा, न्यू रॉक स्टार्स के रैंकिंग सिस्टम के ऊपर से। बहुत हद तक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कैटेगरीज मैंने उन्हीं से उठाया। सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन मूवीज़ को मैं किस हिसाब से रैंक करने वाला हूँ। तो हर मूवी को 4 कैटेगरीज में मैं पॉइंट्स देने वाला हूँ और वो 4 कैटेगरीज होने वाले हैं स्टोरी, रिस्क फैक्टर, एमसीयू कनेक्टिविटी और फैन सर्विस। ये 4 फैक्टर्स होंगे जिन पे इन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और उस हिसाब से रैंक होंगे। इन 4 कैटेगरीज में मैं सबको आउट ऑफ 25 मार्क्स दूंगा, फिर टोटल निकाल के उनका 100 में से मार्क्स मिलेंगे और फिर एंड में जाके ये सब रैंक होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मूवी व्हिच स्टार्टेड इट ऑल, आयरन मैन। एक सन की बिलियनर की कहानी जिसको अपने पापा की कंपनी मिली थी और उसी कंपनी की एक डील करने के लिए वो गया था अफ़गानिस्तान। पर अफ़गानिस्तान में डील तो ऑलमोस्ट हो गई, पर वो मुश्किल में पड़ गया और उस मुश्किल में पड़ने की वजह से उसको पता चला कि उसके कंपनी के वेपन्स गलत हाथों में पड़े हैं। और फिर उन्हीं जिन लोगों के गलत हाथों में पड़े हैं उन्हीं लोग ने उसे किडनैप करके ले गए और एक गुफा में बंद कर दिए ताकि वो उन लोग के लिए मिसाइल बना के दे, और इसी वजह से वो अच्छा बनता है। आयरन मैन कहानी है एक इंसान की जो कि सीखता है। एक इंसान जो इर्रेस्पॉन्सिबल था, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, उसने वो ली और वो अच्छा बना। तो इस मूवी की ये थी स्टोरी, और इस स्टोरी पे मैंने बहुत सोच विचार किए और फिर समझा कि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसलिए मैंने इसे फर्स्ट टाइम भी और एक फाइनल टाइम भी इसे 24 आउट ऑफ 25 दिए। सो स्टोरी में मिलते हैं इसको 24। अब मैं सारी कैटेगरीज को एक एक करके समझाते जाऊंगा कि इस मूवी को मैंने इतने क्यों दिए हैं, तो फिर वीडियो तो 1 घंटे भर पूरा लंबा बनेगा, इसलिए मैं हर को डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, मैं बस मार्क्स बोल दूंगा। आयरन मैन को मिले हैं एमसीयू कनेक्टिविटी में 25 आउट ऑफ 25 बिकॉज मिले हैं। रिस्क फैक्टर में इसे मिले हैं 23 क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ही रिस्की मूवी थी एक्चुअली, और वो 23 मेरे इनिशियल थॉट्स पे है और जो फाइनल रिजल्ट है वो है 22। तो रिस्क फैक्टर में इसे मिले है 22। और एक लास्ट कैटेगरी फैन सर्विस, यानी फैंस को कितना मज़ा आया उस समय की बात करो और अभी की भी बात करो, सब देख के मैं कहूँगा कि फ़ैन सर्विस में से मैंने दिए है 25 आउट ऑफ 25। सो इस वजह से आयरन मैन का टोटल होता है सब मिला के 96 आउट ऑफ 100, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड, नॉट एट ऑल बैड। सही में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ना। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द इनक्रेडिबल हल्क, द सेकंड एमसीयू मूवी। इसको बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है। जनरल थंडरबोल्ट रॉस एक 1940s में हुए अमेरिकन सुपर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में छानबीन करता है और उसमें उसको इंटरेस्ट आता है, और रॉस को लगता है कि एक सुपर सोल्जर सीरम हमें खुद का बनाना चाहिए ताकि अभी हमें मॉडर्न टाइम्स में एक सुपर सोल्जर मिल पाए। उस एक्सपेरिमेंट हुआ था ब्रूस बैनर के ऊपर। ब्रूस बैनर का एक्सपेरिमेंट हुआ, चीज़ें गलत चली गई, सीरम इतना अच्छा नहीं बन पाया था और उन्होंने गामा रेज यूज़ की थी बीटा रेज के बजाय, तो एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग, बैनर बिकेम हल्क और ऐसे मिला हमें एमसीयू में हमारा हल्क। ये कहानी है रिडेम्पशन की। नहीं, रिडेम्पशन का मतलब कुछ और होता है सनल, तुझे इंग्लिश नहीं आती। ये कहानी है सीखने की, जैसे हर सुपर हीरो मूवी होती है ऑफकोर्स, सीखने की और गुस्सा कंट्रोल करने की,
इट वॉज नाइस। ओवरऑल स्टोरी में मैं दूंगा इनक्रेडिबल हल्क को 23, फैन सर्विस में 19, क्योंकि मुझे तो मज़ा नहीं आया और थोड़े बहुत रिव्यूज़ पढ़ने के बाद और भी लोगों को मज़ा नहीं आया इतना, इसलिए फ़ैन सर्विस में मिला है 18। MCU कनेक्टिविटी में मैं दूंगा 22 या 23। एक्चुअली क्यों ना इसे 23 दे दिया जाए। इनक्रेडिबल हल्क को मिलते हैं 23 MCU कनेक्टिविटी में, और रिस्क फैक्टर में इसे मिलते हैं 21। रिस्क फैक्टर में थोड़ा ज़्यादा मिले हैं इसको, क्योंकि हल्क को लेके मूवी बनाना आसान नहीं है। 2003 वाली हल्क भी इतनी अच्छी नहीं थी, और अभी भी हल्क को लेके मूवीज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि पहला तो कॉपीराइट इश्यूज़, और दूसरा कि हल्क को लेके मुश्किल है बहुत बनाना, और ये बहुत अच्छी पिक्चर थी और इतनी बुरी नहीं है। सो ओवरऑल स्कोर मिलता है इनक्रेडिबल हल्क को 26 आउट ऑफ 100 या 25 आउट ऑफ 100, क्योंकि मेरी मैथ्स ख़राब है। कमेंट्स में सही कर देना अगर गलत बोला मैंने तो। नेक्स्ट अप द थर्ड MCU मूवी एंड द थर्ड फेज 1 मूवी, आयरन मैन 2। मार्वल को समझ चुका था कि आयरन मैन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया, इसलिए सेकंड मूवी निकाल दी उसकी सीधा। मतलब कोई और हीरो को इंट्रोड्यूस नहीं करते, अभी आयरन मैन पे ही रहते हैं, ठीक है, इसलिए उसकी सेकंड मूवी निकाल दी। वो मूवी जिसमें हमें अभी का रोडी मिला, वॉर मशीन। टोनी स्टार्क अब एक सेलिब्रिटी था, आयरन मैन एक सेलिब्रिटी बन चुका था। स्टार्क इंडस्ट्रीज़ ने स्टार्क एक्सपो को एक नया चेहरा दिया था, और इसी दौरान आयरन मैन का आर्क रिएक्टर उसे ही पॉइजन कर रहा होता है। आर्क रिएक्टर के कोर में जो पैलेडियम होता है उसकी वजह से टोनी स्टार्क पॉइजन होता है, और उसी पॉइजन के लेकिन उस पॉइजन पर रोक नहीं सका वो, क्योंकि पैलेडियम को छोड़ के उसे और कोई भी एलिमेंट सूटेबल नहीं था। वो रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहा था आर्क रिएक्टर के कोर के लिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पापा के छोड़े हुए एक बहुत ही पुराने मॉडल का जो लेआउट था वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर था, एक नए एलिमेंट के एटम का। तो अब टोनी स्टार्क को वो नया एलिमेंट बनाना होगा, और वो नया एलिमेंट टेसरैक्ट से मिलता जुलता था। और वही एंटोन वॉन्ग को, जिनका जो अभी अभी मरे थे, उनका बेटा आइवन वॉन्ग को, उसको लगता था कि स्टार्क्स की वजह से मेरे पापा की डेथ हुई है। सो उसी वजह से उसने स्टार्क जैसा ही एक मिनीचर आर्क रिएक्टर बनाया और एक विप्लैश सूट बनाया, जिसमें वो टोनी स्टार्क को आके मारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि स्टार्क की वजह से ही उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। तो इस स्टोरी के बाद सोच विचार करने के बाद आयरन मैन 2 को मैं देना चाहूँगा स्टोरी में 20 आउट ऑफ 25, MCU कनेक्टिविटी में 22 आउट ऑफ 25, फैन सर्विस में 20, और रिस्क फैक्टर में 18। रिस्क फैक्टर में 18 इसलिए क्योंकि आयरन मैन 2 ने कुछ ज़्यादा नया किया नहीं, ज़्यादा क्या कुछ नया नहीं किया, वही किया जो पहले की मूवीज़ करी। और बनी भी ये इसीलिए थी पार्शियली क्योंकि लोगों को आयरन मैन चाहिए था, और इसने लोगों को और आयरन मैन दिया। ओवरऑल स्कोर हुआ आयरन मैन 2 का 80 आउट ऑफ 100, जो कि जी हाँ बाय फार द लोएस्ट है। नेक्स्ट मूवी पे बढ़ते हैं, जो कि है थॉर। हाँ बस थॉर, और कुछ नाम नहीं है। थॉर वो मूवी जो कि एक बिगड़ैल बेटे की है, जो अभी अभी अपने पापा के साम्राज्य की गद्दी पे बैठने वाला रहता है, जिसकी पूरा एसगार्ड जश्न मनाता रहता है। लेकिन तभी ओडिन के दुश्मन, यहाँ का एसगार्ड के दुश्मनों ने हमला कर दिया रहता है, और वो रहता है योटन्स, जो कि रहते हैं योटनहाइम से। थॉर बदले की आग में योटनहाइम जाता है अपने दोस्तों के साथ उसे योटन से बदला लेने। अब योटन से बदला लेने गया है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स 6 लोग मिलके योटन्स को नहीं हरा सकते, वो इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, ओके। और ऊपर से उनके पास बर्फ वाली पावर्स है। तुमको क्या लगा थॉर बाबू, तब क्या लगा था कि तुम हरा दोगे? और वो नहीं हरा पाया एज यूजुअल, नो नॉट एज यूजुअल, वो नहीं हरा पाया एज एक्सपेक्टेड। सो ओडिन आता है, उन्हें बचाता है, ले जाता है, और थॉर की इस गलती पे उसे सज़ा देता है और अर्थ पे बैनिश कर देता है एज अ मॉर्टल। और अब उसका बिलेवेड हैमर एन्चेंटेड है। ये एन्चेंटमेंट है कि जो वर्दी होगा इसे उठाने के लिए सिर्फ वही उठा पाएगा इसको, और कोई नहीं। थॉर समझता है कि मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या गलत किया और उसे मैं सही कैसे करूं। जब उसे समझता है कि एक राजा हूं मैं या बनने वाला हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं समझूं कि क्या करना है। ऊपर मैं नहीं हूँ, ऊपर मेरे लोग हैं, तो उन्हें मुझे बचाना होगा। तो इसलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और इसी वजह से वो वर्दी है। तो ये थी थॉर की बहुत ही छोटे में समरी। इस समरी को सोचने के बाद मैं सोचता हूँ कि
हमेशा जब भी थॉर के बारे में सोचता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि थॉर तू ऐसा क्यों था, रैग्नारॉक तक थॉर तू ऐसा क्यों था। सो पूरी सोच विचार करने के बाद मैं सोचता हूँ कि थॉर, ये मूवी थॉर से ज़्यादा लोकी की कहानी थी। और अगर इसको लोकी की कहानी की तरह से देखो, लोकी की मूवी है ये, थॉर की मूवी समझ के मत देखो, इसको लोकी की मूवी समझ के देखो तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। बट प्रेजेंटेड इस तरीके से नहीं थी। सो ओवरऑल स्टोरी में अच्छी थी, माइथोलॉजी पे बेस्ड थी, तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज अच्छी ही होती है। पूरी स्टोरी को सोच समझ के बाद स्टोरी में मैंने दिया है इसको 23, MCU कनेक्टिविटी में दिया है 25, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है थॉर हर जगह से। फैन सर्विस में दिया है 21 बिकॉज थोड़ा पीछे रह गई है, और रिस्क फैक्टर में दिया है 20 क्योंकि थोड़ी रिस्की थी, थोड़ी रिस्की थी। तो ओवरऑल स्कोर बना थॉर का 89 आउट ऑफ 100, जो कि 69 कम होता लेकिन ज़्यादा होता। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी में, जो कि है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर एक छोटे से लड़के की कहानी है जिसको अपने देश के लिए कुछ करना था, जो कि बहुत पेट्रियाटिक था। उसे वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के लिए सर्व करना था, लेकिन बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस होने की वजह से उसे अमेरिका की आर्मी में दाखिला नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें देखा, उसके अंदर कुछ देखा कि ये कुछ है, इसको कुछ करना है और शायद ये कुछ कर पाएगा। खास करके डॉक्टर अर्स्किन, उन्होंने स्टीव के अंदर कुछ देखा कि ये बंदा कुछ कर सकता है। और फिर जब सब उन्होंने देखा, सबने माना, तो उसको सुपर सोल्जर सीरम दी, और फिर वो बच्चा बना स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, शायद इस पृथ्वी का फर्स्ट सुपर हीरो। उसे पता चलता है कि रेड स्कल भी एक सुपर सोल्जर सीरम का फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। तो उसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट होने की वजह से उसे पता चला कि रेड स्कल के पास भी मेरे जितनी स्ट्रेंथ है, मेरी जितनी पावर है, तो मुझे लेवल का हीरो है। लेकिन कैप्टन अमेरिका कभी भी अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ा। कैप्टन अमेरिका को सर्व करना था, लेकिन अमेरिका ने उसे यूज़ किया एक प्रोपेगेंडा टूल की वजह से, प्रोपेगेंडा टूल के जैसे। ओके, माउथफुल। कैप्टन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए यूज़ करने जाने लगा, ना कि एक्चुअल वॉर के लिए। लेकिन जब कैप्टन अमेरिका ने बोला कि मैं एक्चुअल वॉर में जाऊंगा, तब उन्होंने रंग लाया। कैप्टन अमेरिका ने अपने दोस्तों को छुड़ाया, हाइड्रा के बेस को तबाह किया, और उस समय हाइड्रा को बंद कर दिया। ऐसा सिर्फ उस समय उनको लग रहा था। नो स्पॉयलर्स फॉर फेज 2। कैप्टन अमेरिका कहानी है पेट्रियाटिज्म की, कैप्टन अमेरिका कहानी है सेल्फ कॉन्फिडेंसी, और कैप्टन अमेरिका की कहानी एक तरह से है दोस्ती की और होपनाक होने की, कि होप हमेशा रहनी चाहिए। एंटमैन तो यही बोलेगा। सो इस पूरी स्टोरी के बाद, सोचने के बाद, मैंने इसे मार्क्स दिए हैं 24 आउट ऑफ 25 कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर को। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होती तो शायद मैं 25 दे सकता था, बट अभी के लिए मैंने 24 दिए। MCU कनेक्टिविटी में मैंने दिए 25, क्योंकि ये मूवी मोस्ट रेफरेंस्ड मूवीज़ में से एक है पूरे MCU में। फैन सर्विस में मैंने दिए 23 आउट ऑफ 25, क्योंकि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट मूवी है सही में, एटलीस्ट मेरे लिए। और अगर मैं अपने से बढ़ के भी सोचूं तो ये बहुत ही अच्छी मूवी सही में है। और रिस्क फैक्टर में 22, क्योंकि इतनी रिस्की थी नहीं, थॉर से तो थोड़ी ज़्यादा ही थी। अगर थॉर से थोड़ी ज़्यादा ही थी तो मुझे इसे 21 देना चाहिए था, बट अपॉन मोर थिंकिंग आई थिंक 22 इज़ राइट नंबर। सो टोटल होता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का 94 आउट ऑफ 100। अब वो मूवी जिसका शायद जो भी इस वीडियो पे उन लोगों ने क्लिक किया, ऑलमोस्ट सभी वेट कर रहे थे, और वो है द एवेंजर्स। फेज 1 की वो मूवी जो कि सबको याद रहेगी सुपर हीरो मूवी हिस्ट्री में, या कहो सुपर हीरो हिस्ट्री में। ऐसी मूवी कभी नहीं बनी थी, और अब ऐसी मूवी बनी, और ऐसी बनाई गई कि याद रह गई। सबको याद है ये मूवी की क्या किया इस मूवी ने, और सबको वो एक्सपीरियंस से याद है कि पहली बार जब द एवेंजर्स देखा था तो क्या फीलिंग आई थी। ऑल्दो आज के कंपैरिजन में द एवेंजर्स लो पड़ी है, बट अपने टाइम पे ये बेस्ट थिंग थी, सबसे ऊपर थी। और अभी भी देखो तो ये कहीं से कम नहीं है, ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है। स्टोरी मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, और दूसरा रीज़न की वीडियो लंबा हो रहा है। सो सीधा मार्क्स पे बढ़ते हैं। स्टोरी में मैंने दिया है इसको 25 आउट ऑफ 25। MCU कनेक्टिविटी में मैंने दिया है इसको 25 आउट ऑफ 25।
फैन सर्विस में मैंने दिए इसको 25/25 और रिस्क फैक्टर में दिए हैं मैंने इसे 24। जी हाँ, नहीं, दी अवेंजर्स को 100 नहीं मिल रहे, टोटल होता है 99/100। रिस्क फैक्टर में 24 था क्योंकि इसमें थोड़ा सा और रिस्क लिया जा सकता था एक दो जगह पे, लेकिन जितना भी रिस्क था वो मैं नहीं बोल रहा कि कम था, नहीं कम पड़ गया, कुछ कहीं कमी नहीं पड़ी। अगर मैं 2-3 और ओपिनियन लेता ना लोगों के तो मैं दे भी डालता 25 इसको 100/100, लेकिन ओवरऑल दी अवेंजर्स को मिलते हैं 99/100। एंड या फेज़ 1 की मूवीज़ ख़त्म क्योंकि सिर्फ 6 थी, फेज़ 1 में सिर्फ 6 थी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं फेज़ 3 का वीडियो बनाऊंगा वो पूरा आधे घंटे का बनेगा। फेज़ 3 में MCU की आधी से ज़्यादा मूवीज़ तो फेज़ 3 में ही है। सो ये थी मेरी रैंकिंग। तो फेज़ 1 की मूवीज़ एज मूवीज़, मतलब एक मूवी के जैसे कितनी अच्छी है उस हिसाब के रैंकिंग में, और पूरे MCU से कनेक्ट होके वो कैसे होती है उस हिसाब के रैंकिंग में भी ये रही वो लिस्ट। नंबर 6 पे है आयरन मैन 2 इतने मार्क्स के साथ, क्योंकि मुझे मार्क्स नहीं पता तो तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएंगे। नंबर 5 पे है द इनक्रेडिबल हल्क। नंबर 4 पे है थॉर। नंबर 3 पे है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। नंबर 2 पे है आयरन मैन और नंबर 1 पे है द अवेंजर्स। तो ये रही पूरी लिस्ट। कैसी लगी? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल लिस्ट नहीं है, मुझे जो अच्छी लगती है मैंने उस हिसाब से नहीं दी। एज अ मूवी वो मूवी कैसी है मैंने उस हिसाब से इसे पॉइंट्स दिए। आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन खुला है, उधर ही बताना मतलब एज एन उधर ही बता सकते हो। अगर रैंकिंग सच्ची लगी, थोड़ा बहुत भी अग्री करते हो तो एक लाइक प्लीज़ देना। और हाँ, जल्द से जल्द अगर आगे के पार्ट देना है तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो सोच के देखो, अच्छा लग जाएगा। सो इसी के साथ दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 4 पार्ट सीरीज़ जो मैं करने वाला हूँ। इसी के साथ ये था फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और पूरा का पूरा इन्फिनिटी सागा अभी बाकी है। सो इसी के साथ लेता हूँ आप सबसे अलविदा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मिले लेटर, बाय। छी नहीं करना चाहिए था।